अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो कुछ आपको पता है। इस वक्त जनरल आसिम मुनीर ने, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, उन्होंने एक लेफ्टिनेंट जनरल समेत 2 सीनियर फ़ौजी अफसरान को फ़ौज से की नौकरी से फारिग कर दिया है, जबकि 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा चुकी है। तो आपको मालूम है पाकिस्तान में ये अब बात की जा रही है कि ये तारीख़ में पहली बार गैर मामूली, ये इसके ऊपर हम ज़रा आपको कुछ अंदर की बातें बताएंगे कुछ तारीख़ को खोल के कि ये क्या वाकई पहली बार है। ये ना हमारे यहाँ एक रिटायर्ड जर्नलों की, एक इरशाद भट्टियों की एक पूरी एक ब्रिगेड ना भर्ती की हुई है, जिनकी ना कोई मेमोरी है ना कुछ है, जो उनके मुंह में डाल दिया जाता है वो टैं टैं करने लग जाते हैं। तो ये हमेशा हर आर्मी चीफ के बूट पॉलिश करने के लिए तैयार होते हैं। जो भी नया आर्मी चीफ आएगा देखेंगे, सर जो 75 साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रो रही थी ना, फाइनली आपकी सूरत में वो बंदा आ गया। ठीक है, बड़ी मुश्किल से जो दीदावर नरगिस ढूंढ रही थी ना, वो आप हैं। और ये शुरू हो जाते हैं जी, अनप्रेसिडेंटेड, कभी नहीं हुआ पाकिस्तान की तारीख में, ये बिल्कुल एक नई तारीख रकम कर दी, इंतहाई गैर मामूली फैसला, इंतहाई बड़ा फैसला। तो ज़रा हम आपको कुछ बताते हैं कि ये, और हम आपको वाक़यात के तसलसल और रोशनी से बताते हैं, और उसमें आप जब रख के इन जो हालिया जो बरतरफियाँ हुई हैं जो मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने की हैं, उनको देखेंगे तो आपको ये एक तसलसल और एक ही पावर एग्जर्ट करने का, यानी कि अपने जिसे कहते हैं ना वो इख्तियार पर और अपने इदारे पर अपनी ग्रिप मजबूत करने का, और बताने का कि आई एम द बॉस, आई एम योर चीफ नाउ, और मेरी ही चलेगी और कोई आगे से सर न उठाए, उसके लिए ये बरतरफियाँ माजी में भी हुई हैं। अब हम आपको शुरू करते हैं साबिक आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ से। उन्होंने उस दौर में 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स को बरतरफ किया था, और उन्होंने बरतरफ किया था 9 अक्टूबर 2001 को। एक थे उस वक्त के DGSI लेफ्टिनेंट जनरल महमूद, और दूसरे थे उस वक्त के जो एक सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर हुसैन उस्मानी। और ये दोनों जनरल मुशर्रफ के बहुत की लेफ्टिनेंट जनरल्स थे। ठीक है, यानी कि 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स को उन्होंने एक दिन में घर भेजा था। और ये इतने की जनरल्स थे कि जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो 12 अक्टूबर 1999 को जो पाकिस्तान में कू किया था, जो एक इलेक्टेड आइनी हुकूमत का तख्ता उल्टा था, एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को मियां नवाज शरीफ को जेल में भेजा था, उसमें सबसे की रोल इन्हीं 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स का था। अगर ये ना होते तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ कभी तख्ता ना लौट पाते और तारीख का हिस्सा बन जाते। वो कैसे? जनरल महमूद उस वक्त कोर कमांडर रावलपिंडी थे 12 अक्टूबर 1999 को। जनरल मुजफ्फर उस्मानी वो कोर कमांडर कराची थे। तो जो 111 ब्रिगेड मूव की, जिसने PTV पे कब्जा किया, ट्रांसमिशन ऑफ एयर करवाई, जो एयर कर रही थी जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट के बैजेस लगने को कि वो आर्मी चीफ होंगे नए, और PM हाउस पर जाके गिरफ्तार किया जिन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को, जो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर को जिन्होंने जाके गिरफ्तार किया, वो जनरल महमूद ही तो थे जाके जिन्होंने गिरफ्तार किया। जबकि दूसरी तरफ कराची में, जहाँ पर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का तैयारा लैंड नहीं करने दिया जा रहा था, उसको जाके कराची के कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी ने यकीनी बनाया। मुजफ्फर अब्बास वगैरह साहब वगैरह जो हमारे डॉन के एडिटर हैं, मेरे सीनियर हैं, और दीगर जो जर्नलिस्ट हैं सीनियर, बताते हैं कि किस तरह जफ़र साहब बताते हैं कि हम लोग खड़े हुए तो एयरपोर्ट पे एक गाड़ी आके खड़ी हुई थी जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ को लेने के लिए आई हुई थी।
उस घड़ी पर झंडा नहीं था। तो कहते हैं हम एक बड़ी गैर यकीनी की फ़ज़ा थी, तो एकदम एक फ़ौजी अफसर ने आकर उस पर आर्मी चीफ का झंडा लगाया और फिर अंदर से लेफ्टिनेंट जनरल जो मुजफ्फर उस्मानी थे वो जनरल मुशर्रफ को बाहर निकाल के लाए और उन्होंने गाड़ी में बिठाया और सलूट किया। तो उससे कहते हैं हमें आइडिया हो गया कि कू मुकम्मल हो गया और जनरल मुशर्रफ ही आर्मी चीफ है। इतने की दो जर्नलों को जनरल मुशर्रफ ने पता है क्यों निकाला था? क्योंकि 9/11 का हमला हुआ अमेरिका में। जिस दिन ये हमला हुआ 9/11 वाले दिन जनरल महमूद जो उस वक्त DGSI थे, ये अमेरिका में थे, CIA के सरबराह जॉर्ज टेनेट से मुलाकातें करने गए हुए। इनको फौरी तौर पे एम्बेसडर मिरिया लोदी के साथ जनरल महमूद को उन्होंने जो रिचर्ड आर्मिटेज थे उन्होंने मुलाकात के लिए बुलाया और उन्होंने इनको वो फेमस मैसेज दिया था कि आइदर विद अस और आइदर अगेंस्ट अस, ये आपने फैसला करना है। तो जनरल महमूद ने आके जनरल मुशर्रफ को बताया कि वो ये कह रहे हैं। जनरल मुशर्रफ ने कहा आप पूछें क्या वो चाह रहे हैं क्या नहीं। फिर जनरल महमूद की दूसरी मुलाकात हुई, फिर जनरल महमूद की मुलाकात जॉर्ज टेनेट से हुई, फिर रिचर्ड आर्मिटेज से हुई। उन्होंने मुतालबात सामने रखे और जनरल महमूद ने तमाम के तमाम मुतालबात मान लिए। और जनरल महमूद क्योंकि पेंटागन पर भी एक त्यारा गिराया गया था, उसका दौरा करके जब वापस पाकिस्तान आए तो उन्होंने आके यहाँ पर कोर कमांडर्स को और आर्मी चीफ को, उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल मुशर्रफ को, एक अनोखी कहानी घड़ के सुनाई। उन्होंने कहा मैं गया हूँ पेंटागन पे मुझे नहीं कोई ऐसी चीज़ नजर आई कि उसमें जहाज़ गिराया गया। मुझे लगता है कि ये अमरीकियों की अपनी अंदर की साजिश है, उन्होंने किया और ये 2 नंबरी कर रहे हैं, हम प्रेशर डाल रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका में तमाम मुतालबात रिचर्ड आर्मिटेज के सामने मान आए थे। तो कोलिन पाउल ने जब फ़ोन किया, जो अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी थे जनरल मुशर्रफ को, जो पाकिस्तान के उस वक्त एक वो सदर खुद साख्ता बने हुए थे, तो कोलिन पाउल ने जब उनके सामने मुतालबात की फहरिस्त रखी कि ये हमारे मुतालबात हैं, तो जनरल मुशर्रफ ने उनको कहा कि अच्छा ये मुतालबात, तो साथ ही कोलिन पाउल ने कहा कि जनरल महमूद इन तमाम मुतालबात पर एग्री करके गए हैं यहाँ से, तो अब आपको इन मुतालबात को अप्रूव करना है सिर्फ। तो कहते जनरल मुशर्रफ को एकदम झटका लगा कि यार मैं आर्मी चीफ था वो, और मैं इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट हूँ, ये जनरल महमूद DGSI जाके कर रहा है। उनको उस वक्त पहले झटका लगा। खैर वो चुप कर गए। उन्होंने इनको भेज दिया क्या जाए अफगानिस्तान मुल्ला उमर से बात करें। उन्होंने कहा कि उसामा बिन लादेन अमरीकियों के हवाले कर दें। जनरल महमूद और मुफ्ती शामिज़ई ये जाके मुल्ला उमर को कहते रहे कि नहीं आपने उसामा को सरेंडर नहीं करना, जहाद करना है अमेरिका के ख़िलाफ़, अमेरिका को गर्क करना है, ये है वो है। वो एक ISI के ऑफिसर ने आके जो उस मुज़ाकरात का हिस्सा था कमेटी का, उन्होंने आके जनरल मुशर्रफ को बताया। उन्होंने कहा कि जनरल महमूद और मुफ्ती शामिज़ई तो वहाँ पे ये कर रहे थे। तो अब जनरल उस्मानी भी अमेरिका का साथ देने के ख़िलाफ़ थे 9/11 में की जंग में। तो अब वो जनरल मुशर्रफ ने ज़ाहिर बात है देख रहे थे कि फ़ौज के अंदर एक रिजेंटमेंट है और फ़ौज तालिबान को अबेंडन नहीं करना चाहती, अमेरिका के इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनना चाहती। तो उन्होंने एक मैसेज भेजना था फ़ौज के अंदर। तो उन्होंने 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स की उनको फारिग कर दिया, लेफ्टिनेंट महमूद को जो DGSI थे और लेफ्टिनेंट जनरल मुजफ्फर उस्मानी को। आज अगर आप लाहौर में डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम की मस्जिद पर जाएं तो वहाँ पे जनरल महमूद आपको झाड़ू लगाते नज़र आते हैं। अभी भी वो इतने मजहबी हैं, तस्वीर नहीं बनवाते, इंटरव्यू नहीं देते, ठीक है। तो ये और जनरल मुजफ्फर उस्मानी पिछले दिन उनका कराची में वो अपनी ही गाड़ी में मुर्दा पाए गए, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो ये इन दोनों जर्नलों की कहानी थी। जनरल मुशर्रफ ने फ़ौज को बताना था कि मुझे कोई मुखालफत नहीं चाहिए अमेरिका का फ्रंट लाइन स्टेट बनने की, और फ़ौज की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं चाहिए। तो उन्होंने 2 लेफ्टिनेंट जनरल्स की गर्दन उतार के फ़ौज को बता दिया कि नोबडी इज़ अबव टू मी, आई एम द बॉस। फिर आप आ जाइए जनरल राहील शरीफ। अब उनके दौर में पहले वो एक धरना हुआ, उसका क्या नाम है, ये 2014 वाला, जो DGSI उस वक्त के लेफ्टिनेंट जनरल ज़हीरुल इस्लाम उन्होंने करवाया। अब उसके बाद क्या हुआ, सारी बात है फ़ौज तो नवाज शरीफ साहब की गर्दन उतारने के दर पर थी, लेकिन वो 2014 में कोशिश कामयाब ना हो उसकी। वो जावेद हाशमी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस धरने के गुब्बारे से हवा निकाल दी कि भाई ये मंसूबा है, और ये सारे जाके आप पारे से इंस्ट्रक्शंस ले रहे हैं।
और रही सही कसर जो उस वक्त के DGI भी थे आफ्ताब सुल्तान, उन्होंने टेलीफोन कॉल्स ISI अफसरान की और धरने की मैनेजमेंट की रिकॉर्ड कर कर, और धरने वालों के जो थे वो जाके कोसार कम्प्लेक्स से जो ISI का है वहाँ से गाड़ियाँ निकलती थीं, वो आके अपारा शल के पंप के पास जो धरने में खाना लेके आते थे उनको पेमेंट्स करती थीं। एक ब्रिगेडियर जो ज़रा बताते हैं कि मलिक रियाज को कॉल करके कह रहा था ISI का कि इतनी पेमेंट भिजवा दें, वो धरने वाले को नहीं चाहिए है, कुछ इस किस्म की उन्होंने सारी सरगर्मियाँ ऑडियोज़ भी टेप की, वीडियोज़ भी बनाई, गाड़ियाँ निकल के जा रही हैं कोसार कम्प्लेक्स से, उधर पेमेंट्स कर रही हैं। तो वो एक्सपोज हो गया। तो 2014 का धरना तो नाकाम हो गया, लेकिन ज़ाहिर बात है फ़ौज 2011 से इमरान खान साहब में हवा भर रही थी और निकालने के दर पे थी मियां नवाज शरीफ को इनका सियासत ख़त्म करने के लिए लेकिन बात नहीं बन पा रही थी। ऊपर से PMLN की हुकूमत मजबूत हो गई 2014 के धरने के बाद, मज़ीद बिजली का बहरान ख़त्म कर दिया, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग बड़ी कामयाबी से चलाई आगे। लेकिन हुआ क्या, 3 अप्रैल 2016 को पनामा पेपर्स आए। ठीक है, अब जब पनामा पेपर्स आए तो फौज ने कहा बाल तो बन के आई है। अब करप्शन की कैंपेन लॉन्च की गई उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़, और उन्हीं के मातहत फ़ौज जिसमें मुलव्विस थी पूरी तरह वो इमरान खान साहब, और वो शुरू हो गया पूरा बयानिया। अब फ़ौज ने ये मैसेज देना था कि देखो ये सिविलियंस बड़े घटिया हैं, ये चोरी करते हैं, करप्शन करते हैं और हिसाब भी नहीं देते, और फिर भी लोगों से नान और बिरयानी खिला के वोट लेकर और बैठे रहते हैं डट के, बेशरम है। लेकिन देखो फ़ौज कितनी इस मामले में स्ट्रिक्ट है कि पाकिस्तान की फ़ौज कभी नहीं करप्शन को टॉलरेट करती। तो वो एग्जांपल सेट करनी थी। 3 अप्रैल को पनामा पेपर आया, जनरल राहील शरीफ ने 22 अप्रैल को करप्शन चार्जेस पर एक लेफ्टिनेंट जनरल उबैदुल्ला खटक जो उस वक्त IG आर्म्स थे, लेकिन उससे पहले वो IGFC बलूचिस्तान रहे थे, एक मेजर जनरल एजाज शाहिद, ब्रिगेडियर असद शहजादा, ब्रिगेडियर आमिर, ब्रिगेडियर सैद, कर्नल हैदर और एक कोई मेजर असद भी थे। इस तरह इन 11 अफसरान को इन्होंने टर्मिनेट कर दिया करप्शन चार्जेस पर। और ये करप्शन की कहानी खुली कहाँ से थी, ये इन्हीं जो लेफ्टिनेंट जनरल खटक थे इनके ज़रा बताते हैं कि इनके बेटे के लिए स्मगल फरारी नॉन कस्टम पेड ली गई और उसकी टेस्ट ड्राइव एक कर्नल और एक मेजर ले रहे थे। तो वो टेस्ट ड्राइव लेते हुए उनका एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों उसमें वफात पा गए। उनकी बेवाओं ने आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ को ख़त लिखा, जो उस वक्त आर्मी चीफ थे, कि ये हमारे बच्चे ये आपके इस जर्नैल के चक्कर में मारे गए। वहाँ से वो इंक्वायरी खुली और वो फिर हालांकि उधर कोयटा में सब जानते थे, ज़राए कहते हैं कि ये जर्नैल बहुत करप्ट है। वहाँ पे कहते हैं कि एक जो मेजर था उसके बारे में बताते हैं कि उसका ट्रेडमार्क ये था कि जब कोई नया उधर जर्नैल आता था कोयटा कैंट में, तो वो उसको ब्रांड न्यू लैंड क्रूज़र की चाबी जाके उसके टेबल पर रखता था कि सर ये आपके लिए ब्रांड न्यू लैंड क्रूज़र गिफ्ट है मेरी तरफ से। अब एक मेजर आपको ब्रांड न्यू लैंड क्रूज़र गिफ्ट कर रहा हो तो आपको समझ नहीं आती जर्नल को कि ये क्या चक्कर है, लेकिन वो लेते थे और फिर सारे मिलके वहाँ से पैसे खाते थे। और लेकिन जब नवाज शरीफ को दिखाना था कि आप करप्ट हैं और आपका एहतसाब होना चाहिए, फ़ौज तो अपनों का एहतसाब करती है, तो फिर इन सबको टांग दिया गया। और सजा क्या सुनाई गई, स्वे डिस्प्लेयर की, कि इंतहाई नापसंदीदगी के कह के इनको ओहदों से फारिग कर दिया गया। ठीक है, अब तब भी फौज ने एक एग्जाम्पल कायम करनी थी तो अपने कुछ अफसरान को बस के नीचे दिया। फिर अब आ रही है इसके बाद, अब हम आ जाते हैं जनरल कमर बाजवा पर। अब जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन लेनी थी 2019 में। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, उस वक्त भी फौज के अंदर बहुत ज़्यादा रिजनमेंट थी उनकी एक्सटेंशन लेने पर। ठीक है,
अब उसमें उन्होंने किया ये कि उन्होंने भी 3 लोगों को सज़ा सुनाई। एक जो थे वो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जावेद इकबाल थे, जिनकी हाल ही में सज़ा माफ़ की गई है। ये DGMO भी रहे थे और सीनियर अहदों पर सर्व किया था। इसके अलावा एक ब्रिगेडियर राजा रिजवान थे, इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। एक सिविलियन थे लेकिन वो न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम से मुंसलिक थे, वसीम अकरम साहब, इनको भी हसास मालूमात बैरून मुल्क बेचने के इल्ज़ाम में इनको भी सज़ाए मौत सुनाई गई। और लेफ्टिनेंट जनरल जावेद इकबाल को 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। अब वो मैसेज क्या था तब मकसूद, तब भी क्योंकि फ़ौज के अंदर से जनरल कमर बाजवा की एक्सटेंशन लेने की मुखालफत की जा रही थी, तो जनरल कमर बाजवा ने मुखालफत करने वाले हलकों को शट अप कॉल देनी थी और उनको दिखाना था कि मैं टॉलरेट नहीं करूँगा मुखालफत अपनी एक्सटेंशन की। तो उसके लिए उन्होंने इनको बस के नीचे दिया, लेफ्टिनेंट जावेद इकबाल को। और हालांकि जावेद इकबाल साहब, वो कहानी ये है कि वो बेवकूफ़ों की तरह अमेरिका में एक होटल में ठहरे हुए थे और वहाँ पे उनको एक होटल में एक बंदा मिला, वो था ज़रा बताते हैं CIA का, लेकिन उसने अपने आप को पोज ये किया कि मैं तो एक गेमिंग कंपनी है, मैं उसका हूँ और मैं पाकिस्तान और इंडिया की जंग के ऊपर एक वीडियो गेम बनाना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे उस पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर की टेरेन चाहिए है और किस किस्म के वेपन्स दोनों रखते हैं, ताकि मैं फिर जब वो बनाऊँ तो मुझे पता हो कि मैंने गेम में क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या दिखाना है। तो ये कहते हैं कि वापस आए इन्होंने आके, जो उस वक्त के CGS थे, चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, वो लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर थे, उनको कहा कि मेरी जनरल कमर बाजवा से मुलाकात करवा दें, मुझे इस तरह जॉब की ऑफ़र हुई है, अमेरिका में एक कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो मैंने वो करनी है। तो उन्होंने इनको लिफ्ट ना करवाई और इनको कोई सीधा जवाब ना दिया, इन्होंने उधर कॉन्ट्रैक्ट के लिए हाँ कर दी। ये 2 के 3 दोनों पर अमेरिका गए, इनको वो पर विजिट पर आने जाने का एयर टिकट और स्टे देते थे और $10,000 देते थे। और ये उनको पाकिस्तान और इंडिया के तमाम बॉर्डर ट्रेन बताते थे कि कश्मीर में इस तरह के पहाड़ी हैं, फलां जगह पे ये है और ये वाले टैंक हमारे पास हैं, हम यहाँ पे टैंक यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। मिसाल ये इस तरह की उनको देते रहे, इंडिया की ये स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान की ये है, हम ये अगर जंग होगी यूँ लड़ेंगे। तो वो CIA वाले बड़े तरीके से उनसे मालूमात निकलवा रहे थे, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये इस तरह से ट्रैप हुए हैं। वो बाद में इन्होंने जनरल कमर बाजवा को खुद ही एक दफ़ा एक हॉस्पिटल में मिले और इन्होंने जनरल कमर बाजवा को कहा कि सर वो मेरे अमेरिका में बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, तो अगर आप कहें तो भी कोई अगर आपके अमेरिका के साथ ताल्लुकात में गर्मजोशी लानी है तो मैं उसमें किरदार अदा कर सकता हूँ। जनरल कमर बाजवा ने उस वक्त के जो DGMI थे, ज़रा बताते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज शहीद, जो कोयटा में जो बलूचिस्तान में सलाब ज़दगान की मदद करते हुए हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए थे, तो उनको कहा, वो उस DGMI थे कि ये चेक करो जावेद इकबाल क्या कह रहा है। तो उन्होंने जाके जावेद इकबाल साहब को थोड़ा प्रोब किया तो पता चला कि जावेद इकबाल साहब तो यूँ ट्रैप हुए हैं। उन्होंने जाके जनरल कमर बाजवा के आगे फाइल रखी, उन्होंने कहा सर ये तो ये है। हालांकि फ़ौज ने जनरल कमर बाजवा को कहा कि ये बेवकूफ़ी में इन्होंने ये हरकत किया, आप इनको सज़ा मत सुनाएं, लेकिन जनरल कमर बाजवा ने क्योंकि उसमें देख लिया कि यार ये बकरा अच्छा मिला है, इसको ज़िबा करके मैं फ़ौज में जो इख्तलाफ राय है उसको कुचल सकता हूँ, तो उन्होंने जनरल जावेद इकबाल को सज़ा सुना दी। अब फिर वैसे ही हालात हैं, जबकि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बने हैं, फ़ौज का एक बड़ा तबका वो अभी भी इमरान खान साहब की तरफ झुकाव रखता है, वो यूथिये बन चुके हैं अफसरान, और उन्होंने पिछले कई माह से जनरल आसिम मुनीर को चैन का सांस नहीं लेने दिया। और फिर रिटायर्ड जनरल तो डिक्लेयर्ड यूथी हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस PTI के लिए करते हैं और नाम वेटरन का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने बहुत तंग किया। तब जनरल आसिम मुनीर को भी एक मैसेज तो देना था कि आई एम द चीफ, एनफ। PTI प्रोजेक्ट हमने 2021 में फरवरी में क्लोज़ करने का फ़ैसला कर लिया था, 2022 में हमने एग्जीक्यूशन कर दी उसकी, उस क्लोजर की, तो अब उसकी कोई वापसी नहीं है। और आप लोगों को अभी भी अगर चमूने काट रहे हैं, बहुत हो रहा है कि हमने करना ही करना है, तो फिर आप लोगों का मैं इलाज करता हूँ। तो उसके लिए, उस डेसेंट को कुचलने के लिए अब उनकी बारी आई कि उन्होंने भी एक एग्जाम्पल सेट करनी थी। तो फिर उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल सलमान गनी, जो कोर कमांडर लाहौर थे, जो वाकई नाकाम हुए उस दिन कोर कमांडर लाहौर के घर को बचाने में, उनको
और कई सीनियर अफसरान को GHQ और दीगर तनसीबात पर जो हमले हुए उनमें नाकामियों पर उन्होंने उन सबको फारिग कर दिया है। तो ये नहीं है कि ये पहली दफ़ा है। मैसेज एक ही है कि आर्मी चीफ इज़ आर्मी चीफ। अगर एक आर्मी चीफ नया आया है और उसकी एक पॉलिसी है तो फौज को उस पॉलिसी को फॉलो करना होगा। जो नहीं फॉलो करेगा उसका अंजाम ये है। और इस पर जनरल आसिम मुनीर ने एक बड़ी बात कोयटा में कही। कोयटा में जब जनरल आसिम मुनीर से सवाल किया गया कि क्या फौज में था इमरान खान साहब के बारे में हमदर्दी और आप पर यह प्रेशर था कि इमरान खान साहब की तरफ नहीं देखना, और फिर इमरान खान साहब की तरफ जो प्रेशर बढ़ रहा था उसके से आपको ये था कि शायद फौज उस प्रेशर में पीछे हट जाएगी। तो उस पर ज़रा ये कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि आप लोग गलतफहमी का शिकार हैं। आप लोग जो ये बातें करते हैं, तबसरे करते हैं, आप फौज के स्ट्रक्चर को समझते ही नहीं है, फौज के काम करने के तरीक़ाकार मैकेनिज़्म को नहीं जानते। जो आर्मी चीफ होता है वो जिस तरफ देख ले तो 6 लाख फौज उस तरफ गोलियां बरसाने लग जाती है। तो उन्होंने कहा ये क्वेश्चन ही नहीं हो सकता कि अगर मैं फौज को कहता कि ये इमरान खान हमारा हदफ है और इमरान खान हम पर हमले कर रहा होता तो फौज चुप करके वो हमले सह लेती, फौज ईंट का जवाब पत्थर से देती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। मैंने फौज को कोई ऐसी उनके बकौल डायरेक्शन नहीं दे रखी थी। ये जो कुछ हुआ 9 मई के बाद जब रेड लाइन क्रॉस हुई तो फिर हम सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने हैं जो 9 मई में मुलविस हैं। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।